नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करोगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड थर्ड सेमेस्टर के एक नया लेक्चर के मतलब ये आपका जो आज का हमारा जो विषय है वो हिंदी है। तो बिल्कुल हिंदी विषय के एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइज, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगी, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ आप तक ईजिली पहुंचा पाए। तो गाइज प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइज, आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को एंड जिस भी पेपर को कवर करना है, आप क्या करें, आप चैनल पर विजिट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखिएगा, ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंच पाए, है ना। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर मोस्ट ऑफ द सिलेबस वी आर गोइंग टू कवर एक्चुअली। सो आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड योर ऑल सब्जेक्ट सिलेबस। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लर्नर होंगे, आपका हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक, उर्दू, फाइन आर्ट्स, कॉमर्स, हमने सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस का वीडियो है अभी तक हमने बना करके चैनल पर अपलोड करा है। एंड यू ऑल सपोर्टिंग टू मच, थैंक्स अ लॉट गाइस। इस तरीके से आप लोग मतलब हम एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, तो हमें अपनी लर्निंग को बिल्कुल इंजॉयबल तरीके से करते रहना है। वी विल इंजॉय आवर लर्निंग। हमें अपनी लर्निंग को बिल्कुल बर्डन नहीं बना करके चलना है, नो व्हाट इज दिस, हाउ कैन आई डू, नो। बस हमें इंजॉय करना है कि हाँ इट्स गुड फॉर मी, आई हैव टू डू दिस। तो बस सिंपल सा करना है। आइए इसी पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। एंड कल हमने हिंदी विषय का एक लेक्चर अपलोड करा था, तो आज ये आपका हिंदी विषय का दूसरा लेक्चर है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले, अगर आप वो पहली वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो क्यों नहीं देखा है, प्लीज़ विजिट ऑन चैनल एंड वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर अभी नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जरूर से जुड़ जाइए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम आपको चैनल का लिंक दे देंगे, तो इस लिंक के थ्रू इजीली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ करके हमारे साथ इसका लाभ उठा सकते हैं। मीन्स क्लास की नोट्स, पीडीएफ हम सब कुछ वहीं पर शेयर करते हैं। सो आइए, यू मोस्ट वेलकम, प्लीज कम एंड ज्वाइन। तो आइए इसी के साथ हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, आज का हमारा जो चर्चा का विषय है, जो टॉपिक है, आप देख पा रहे हैं कि हिंदी भाषा का उद्भव। कल का जो वीडियो बनाया था या फिर कल का हमने लेक्चर जो कवर कर रहा था वो क्या था वो था कि हिंदी भाषा क्या है ना। तो कल हमने उसमें सारा कवर करा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ, कैसे इसको ओरिजिनेट किया गया। कल हमने देखा था कि मतलब कल कल का लेक्चर हाँ जरूर से देख लीजिए, उसमें हमने सब कुछ कवर करा है। तो फिर आज हम वो चीज़ नहीं दोहरा रहे हैं, आज बिल्कुल हम आगे से मीन्स आपका सेकंड लेक्चर शुरुआत कर रहे हैं। आप में से कई लर्नर्स हैं जो अभी कमेंट भी करके पूछे कि मैम मेरा सब्जेक्ट हिंदी और संस्कृत है, मैम मेरा सब्जेक्ट म्यूजिक है। अभी एक लर्नर का कमेंट आया था कि मैम म्यूजिक है मेरा सब्जेक्ट, कब से स्टार्ट करूँ। सो मतलब not suddenly but gradually I'll try to make videos on these subjects, but still I'm sorry about, I कैन गारंटी अबाउट लाइक हिंदी सब्जेक्ट, संस्कृत, इंग्लिश एंड होम साइंस। मैं 4 सब्जेक्ट आपको कवर करूंगी और जो सर के थ्रू कवर किया जाएगा वो आपका मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजिकल साइंस। बाकी जो दूसरे सर के थ्रू कवर किया जाएगा वो आपका जियोग्राफी है, सिविक्स है एंड पॉलिटिकल साइंस है ना। ये बाकी रिमेनिंग आपका जो कॉमर्स हो गया और म्यूजिक हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, उर्दू, इसके लिए आई एम सो सॉरी गाइज। अगर आपको अपने से कंटेंट मिलता है तो प्लीज़ आप अपने से सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकती बिकॉज इट्स नॉट माइंड सब्जेक्ट, और जो सर आपको करवाएंगे उन लोगों का भी ये सब्जेक्ट नहीं है। तो इस वजह से हम आप लोगों को दिलासा नहीं दिला रहे हैं। तो हाँ, आपके म्यूजिक के साथ जो दूसरा सब्जेक्ट रहेगा, लाइक हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, होम साइंस, तो आप उसको बिल्कुल इस चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगा। बट उसके लिए आप अपनी अलग से प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको एग्जाम टाइम में बर्डन ना फील हो। आइए देखते हैं तो हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ। जैसे अगर हम लोग हमारी और अपनी बात करते हैं तो हम लोगों का कैसे, हम लोग यहाँ पर हैं बिकॉज हम लोगों का जन्म हुआ था, इसलिए हम यहाँ पर हैं। ठीक उसी तरीके से इसका जन्म कैसे हुआ, कैसे इसका उद्भव हुआ, कैसे इसको विकसित करा गया, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हिंदी का उद्भव किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया निर्माण नहीं है। जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अभी बीएड कर रहे हैं ना, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आपका जन्म हुआ और आप बीएड करने लगे, है ना। आपने नर्सरी करा, फिर 1 2 3 4 5, फिर ना ऐसे 10th 12th ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किसी ने किया होगा। तो आप
एक ही बार में इतना तो नहीं कर रहे ना। तो ठीक उसी तरीके से जो हिंदी है विषय या हिंदी भाषा है, एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया है। या फिर आप इसकी ही नहीं, आप चाहे उर्दू ले लो, जापानी ले लो, और आप लाइक कोरियन ले लो, संस्कृत ले लो, उर्दू, किसी भी एक भाषा का जो विकास होता है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा या एक दिन में नहीं होता है। किसी भाषा का जो जन्म है ना, वो सामान्यतः किसी एक दिन या वर्ष में नहीं होता। आज हम इतने बड़े हो गए तो एक वर्ष या एक दिन से नहीं हुए हैं। हमारी जो एज है, लाइक हमारी एज 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, तो उसमें हमने 35 साल दिए, उसमें हमने 20 साल दिए हैं। ठीक उसी तरीके से इस हिंदी विषय का जन्म किसी एक व्यक्ति द्वारा या फिर एक दिन या एक वर्ष में नहीं हुआ है। होता क्या है कि जो भाषा होती है ना, ये लंबे समय तक होने वाली एक सामाजिक और भाषाई परिवर्तनों में से क्या विकसित होती हुई एक, मतलब इसका जो स्वरूप होता है वो सामाजिक और भाषाई परिवर्तन के साथ होता रहता है। इसलिए हिंदी के उद्भव को समझना वास्तव में भारतीय आर्य भाषाओं में के ऐतिहासिक विकास को समझना है। मीन्स जब हम भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ से हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि हाँ, हिंदी भाषा का या इन भाषाओं का धीरे धीरे कैसे विकास हुआ, कैसे कैसे इसका लाइक डेवलपमेंट हुआ और कैसे कैसे आगे होता भी जा रहा है। देखो, टाइम टू टाइम, मतलब परिस्थितियों के अनुसार भाषाएं चेंज होती रहती, इंसान चेंज होता है, मतलब सारी चीज़ें चेंजेबल होता है। इवन लर्निंग इज ऑल्सो नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं होती, ये डायनामिक होती है, मीन्स परिवर्तनशील होती है। ठीक उसी तरीके से दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी लैंग्वेज, वो लाइक एक प्रकार से कहते हो परमानेंट, वो चेंजेबल होती है, चेंज होती रहती है, टाइम टू टाइम उसमें परिवर्तन आता रहता है, और यही सच्चाई है। तो इसके ऐतिहासिक विकास को समझता है, मतलब इसको अगर हम समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हाँ, हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ। तो आइए इसका जो ऐतिहासिक विभाजन है, किसका, भारतीय आर्य भाषाओं का जो ऐतिहासिक विभाजन है, उसको समझने की एक बार हम लोग कोशिश करते हैं। गाइस, आपको जहाँ पे भी कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, यू गाइस फ्री टू आस्क, आई वुड लव टू सॉल्व एज वेल। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आइए देखते हैं। तो अगर हम लोग भारतीय आर्य भाषाओं के विकास को देखें ना, तो इसको सामान्यतः 3 व्यापक चरणों में समझाया जा सकता है। वो 3 चरण कौन कौन से हैं, हम लोग वन बाय वन इसको टैकल करते हैं। पहला है कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी, और जो दूसरा थी मध्य भारतीय आर्य भाषाएं, और जो तीसरा थी वो नवीन भारतीय आर्य भाषाएं। तो इसको ऐसे 3 स्टेप में डिवाइड करके मीन्स इसके 3 चरण बताए गए हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जब हम लोग कंसीव करते हैं, हमारे मतलब माँ के वोम्स में हम लोग कंसीव किए जाते हैं, तो हम उसमें तो ठीक है, वो हमारी जो एज होती है, उसके बाद हमारी इन्फेंसी होती है, फिर चाइल्डहुड होता है, फिर आपका एडोलेसेंस होता है, फिर आपका एडल्टहुड होता है। तो ऐसे अलग अलग अवस्थाएं बताई गई डेवलपमेंट की। ठीक उसी तरीके से अगर हम भारतीय आर्य भाषाओं का ऐतिहासिक विभाजन देखते हैं हिंदी के सब्जेक्ट को लेकर के, तो इसको 3 चरणों में या फिर 3 स्टेजेस की बताई गई है। जैसा कि मैंने बताया, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा और नवीन भारतीय आर्य भाषा। पहले में देखते हैं, तो इस चरण में होता क्या था कि संस्कृत तथा उससे संबंधित प्राचीन भाषाई रूपों का अध्ययन किया गया। आपको पता है कि सारी भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत ही है, तो वहाँ पर हमें जो प्राचीन भारतीय भाषाएं होती हैं, आर्य भाषाएं होती हैं, इसमें हमें सब कुछ संस्कृत में देखने को मिलता है। जितनी भी भाषाएं होती हैं उससे संबंधित जो भी मतलब उसके स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, वो संस्कृत में देखने मिलते हैं। फिर धीरे धीरे होता क्या है, जब हम लोग मध्य भारतीय आर्य भाषा की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसमें विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक भाषाएं होती है और उनके बाद अनेक अनेक जो भाषाई रूप है वो हमारे सामने उभर के आते हैं। फिर हम लास्ट अगर नवीन भारतीय आर्य भाषा इसकी बात करें ना, तो इस चरण में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें हिंदी भी शामिल है। तो अगर देखा जाए मोटे मोटे तौर पर, मतलब प्रॉपर वे में देखा जाए, जैसे अगर हम लोग साइकोलॉजी की बात करते हैं ना, तो होता क्या है, जैसे उसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, पावलो की, जिनकी क्लासिकल कंडीशनिंग है। तो उनको नोबेल प्राइज मिला था डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए 1904 में, मीन्स 1904 में। बट उनका जो योगदान माना जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए 1937 या 35 कैसे ऐसे ही माना जाता है। और उनको स्टिल जो बिहेवियरिज्म है वो 1912 में, मीन्स व्यवहारवाद 1912 में स्टैब्लिश होता है, लेकिन उनको इसका फादर नहीं माना जाता है, बल्कि उसमें वहाँ पर को किसको माना जाता है, जॉन वाटसन को माना जाता है। तो वही ना, मतलब पीछे से तो हम काम करते आते रहते हैं, बट हमें जिस टाइम पे टैग मिलता है उस टाइम से हमें माना जाता है कि हमारा डेवलपमेंट हुआ। ठीक उसी तरीके से हिंदी भाषा के विकास के लिए मतलब काम तो पहले से हो रहा था, भाषा विकसित हो रही थी, बट इसको प्रॉपर वे में अगर डेवलप इसका माना जाए, मतलब इसका विकास माना जाए, तो नवीन भारतीय आर्य भाषा के टाइम पे ही माना जाएगा। तो यह विभाजन
विद्यार्थियों को हिंदी के उद्भव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझने में क्या करता है, सहायता करता है। मीन्स हम और आप इस वजह से इसको समझ पा रहे हैं। तो अगर प्रॉपर में देखा जाए तो इसको आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि इसमें हिंदी प्रॉपर रूप से विकसित हो पाई। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो इसमें क्या है कि संस्कृत से हिंदी तक ये हमने कहाँ देखा था, जो हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी। अब इसमें क्या है कि हिंदी के उद्भव की चर्चा करते समय सबसे सामान्य कथन सुनने को मिलता है क्या, कि हिंदी संस्कृत से निकलती है। हमने अभी इसके पहले बोला था कि हाँ, सभी भाषाओं की जननी क्या संस्कृत है, बट इसके बावजूद भी इस कथन में एक सामान्य ऐतिहासिक संकेत अवश्य है। वो क्या है कि इसे बहुत सरल और सीधी वंशावली के रूप में नहीं समझना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग क्या किए कि एक दिन में इतने बड़े नहीं हो गए, या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी व्यक्ति का, या जैसे आप घर बनवाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो घर एक दिन में नहीं तैयार होता है। पहले आप जमीन देखते हो, फिर अपना ईंट, मतलब जो भी बालू सीमेंट सरिया जो भी मंगवाते हैं, फिर आप नींव डालते हैं, फिर उस पे दीवार, फिर उसका छत बनाते हैं ना, फिर उसको प्लास्टर, फर्स्ट मतलब उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जिस दिन वो घर बन के तैयार होता है उस दिन नहीं बोलेंगे हाँ आज ये घर। हम देखते हैं कि उसके पहले से वो प्रोसेस रहता है। ठीक उसी तरीके से एक दिन में कि हाँ बस संस्कृत से निकल गया गई, ऐसा नहीं है। फिर हिंदी के विकास की प्रक्रिया में संस्कृत के साथ साथ प्राकृतिक, अपभ्रंश और अनेक क्षेत्रीय भाषाई धाराओं का क्या भी योगदान रहा है। ठीक, ये आगे है, इसकी चर्चा हम लोग अभी करते हैं। मीन्स हिंदी की उत्पत्ति को एक बहुधारात्मक भाषाई प्रक्रिया के रूप में देखना अधिक वैज्ञानिक होगा। मतलब इसमें कई धाराएं हैं, या आप कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल, इसके एक डायमेंशन नहीं है, बस संस्कृत का ही योगदान नहीं, अभी तो यहाँ पर आपका अपभ्रंश हो गया, तब और अनेक भाषाएं हैं, प्राकृतिक है ना, आगे है वो सारी भाषा, इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन सबके योगदान से इस भाषा का क्या होता है, उद्भव होता है और विकास होता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जहाँ पे भी डाउट होगा गाइस, यू ऑल फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है प्राकृत और हिंदी का उद्भव। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि संस्कृत के साथ साथ प्राचीन भारत में जन सामान्य द्वारा प्रयुक्त अनेक लोक प्रचलित भाषाई रूप भी विकसित हुए हैं। लोक प्रचलित मतलब जैसे अगर हम लोग बात करें यूपी में, तो जितने भी लाइक 75 आपके डिस्ट्रिक्ट्स है ना, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उनकी अपना कल्चर होता है, अपनी भाषाएं होती है। अगर आप झारखंड की बात करो, आप लाइक एमपी की बात करो, बिहार की बात करो, तो हर जगह पे भी अपना एक अलग, कहते हैं ना कि ग्रुप में जो होता है वो एक अलग उनका कल्चर हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे अनेक जो लोक प्रचलित भाषाएं होती है ना, इसके साथ हिंदी का जो स्वरूप है वो विकसित होते हुए देखा गया है। तो इसको व्यापक रूप से ना प्राकृतिक कहा जाता है एक्चुअली। तो प्रमुख प्राकृतिक मतलब जो ये प्राकृतिक भाषा इसमें शामिल है, जैसे शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री, अर्ध मागधी, तो इन सब का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो ये आपकी प्राकृतिक भाषाओं में से ये भाषाएं आती है, और इनके कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स इनके योगदान से हिंदी भाषा का विकास हमें देखने को मिलता है, हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। तो इन भाषाई रूपों का साहित्य और धार्मिक परंपराओं में भी क्या है, महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आप कोई भी सब्जेक्ट देखेंगे या फिर कोई भी लैंग्वेज देखेंगे, उसमें कहीं ना कहीं जो धार्मिकता है वो हमें देखने को मिलती है। आप उर्दू की बात कर लो, आप इंग्लिश की बात कर लो, आप हिंदी की, आप संस्कृत का, तो वो हमें हर जगह देखने को मिलता है। ठीक उसी तरीके से चूंकि वी आर इंडियन ना, तो हम लोग यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा हमारी अपनी जो संस्कृति है, हम कहते हैं भारत जो है वो संस्कृति प्रधान देश है। तो हम लोग सबसे अलग क्यों हैं, बिकॉज हम यहाँ पर प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा और कहीं नहीं होती है। लेकिन हम लोग नदियों की पूजा करते हैं, हम लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, फिर जो अस्त होता है पेड़ की, पौधों को। तो वही चीज़ है ना कि मतलब हमारे साथ इसमें धार्मिक परंपराएं भी जुड़ी हुई हैं, तो इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, इनका भी योगदान रहा है। तो हिंदी के संदर्भ में लाइक मेहंदी की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है, सॉरी मतलब हिंदी के संदर्भ में नहीं, ये दो बार रिपीट हो गया, सॉरी गाइस, इट्स मिस्टेक। हाँ, तो हिंदी के संदर्भ में इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें ना, तो शौरसेनी प्राकृत का विशेष महत्व माना जाता है। किसका? शौरसेनी का, है ना, इसका प्राकृतिक महत्व माना जाता है। विशेषकर पश्चिमी हिंदी की जो भाषाई परंपरा है, इसको समझने में जो शौरसेनी प्राकृतिक जो लाइक प्राकृतिक लैंग्वेज है ना, उसकी, सॉरी गाइस, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है प्राकृतिक कह रही हूँ ना, ये एक्चुअली प्राकृत होता है, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है। तो ये शौर्य सेनी ना होकर कि यहाँ पर शायद टाइपिंग में एरर आ गया, सुरसेनी होती है, और इसका जो प्राकृत होती है ना, इसका विशेष महत्व हम देखते हैं, इसको हम लोग इसका महत्व स्थान मानते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपभ्रंश और
हिंदी का उद्भव। अभी हमने क्या देखा, हमने संस्कृत और हिंदी देखा, फिर हमने प्राकृत और हिंदी देखा, अब हम लोग अपभ्रंश और हिंदी को देखते हैं। अब इसमें क्या है, आइए समझते हैं। तो प्राकृतों के बाद भाषाई परिवर्तन की अगली जो महत्वपूर्ण अवस्था अपभ्रंश से जुड़ी है ना, वो अपभ्रंश शब्द को यहाँ गलत भाषा के अर्थ में नहीं लेना है, बल्कि भाषा वैज्ञानिक संदर्भ में अपभ्रंश उन ऐतिहासिक भाषाई रूपों की ओर संकेत करता है जो जो क्या करता है, जो प्राकृत से आगे विकसित हुए, मतलब ये प्राकृत से बाद में आती है, वे जिनसे क्या होता है कि नवीन भारतीय आर्य भाषाओं के निर्माण को क्या एक स्पष्ट दिशा मिलती है। मीन्स क्या होता है कि संस्कृत से भी आती है, फिर प्राकृत से आती है, फिर प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अब इसमें संस्कृत का भी और प्राकृत दोनों का योगदान है अपभ्रंश को विकसित करने में। ठीक, जैसे अगर आप लाइक 2-3 भाई बहन हैं या 4 है या 5 है जो भी है, तो जो आप सबसे छोटे वाले होते हैं ना, उसमें लाइक पेरेंट्स का भी होता है, फिर बड़े भाई बहनों का होता है, फिर आपके मतलब ऐसे पीछे से बैक सपोर्ट आपका 4-5 लोगों से होता है। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पर हम लोग अपभ्रंश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर संस्कृत से मिला, फिर प्राकृत से मिला, अभी ये अपभ्रंश को हम लोग देख ही रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि भारतीय आर्य भाषाओं के निर्माण में एक स्पष्ट दिशा मिलती है। इस काल में क्या हुआ कि शब्दों के रूप बदलते गए, कठिन ध्वनियाँ सरल हुई, मतलब उसमें सिंप्लिसिटी आती गई, सरलता आती गई, और व्याकरणिक जो संरचनाएं हैं ना, उसमें भी कुछ परिवर्तन किया। कहते हैं ना, काल और समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, मनुष्य भी बदलता है और आपकी भाषाएं भी बदलती हैं। ठीक उसी तरीके से इसमें भी व्याकरणिक संरचनाएं भी परिवर्तित होती हुई दिखी, और वाक्य संरचना में भी बदलाव आया, और लोक प्रयोग का भी क्या हुआ, ये लोक प्रयोग का प्रभाव बढ़ा। मतलब ये आम लोगों के टंग पर हमें देखने को मिला। मीन्स इसको लोग बोलना धीरे धीरे शुरू किए। फिर यही परिवर्तन आगे चलकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की संरचना के लिए क्या बना, एक आधार बना। तो ये रहा अपभ्रंश और हिंदी का उद्भव। गाइस, इससे ज़्यादा हमें इस पर डिटेल में नहीं चर्चा करनी है, क्योंकि आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यू विल गेट बोर। तो हमें बस अपना काम भी निकल जाए और क्या करना है, और ये थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी हो जाए, बस इतना ही हमें करना है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अपभ्रंश से नवीन भाषाओं सॉरी अपभ्रंश से नवीन भारतीय आर्य भाषाओं की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण भाषा है, मतलब ये एक प्रकार से वैज्ञानिक सिद्धांत है। भाषा में परिवर्तन धीरे धीरे होता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की जो भाषा होती है ना, वो पूरी तरह से अलग नहीं होती, कहीं ना कहीं उसमें जुड़ाव होता है। लेकिन सैकड़ों वर्षों में जो छोटे छोटे परिवर्तन जमा होकर भाषा के स्वरूप को काफ़ी बदल देते हैं। इसे इस प्रकार समझें, जैसे कि पुराना जो भाषाई स्वरूप था वो थोड़ा परिवर्तन हुआ, फिर नई भाषा का स्वरूप आया, उसमें और परिवर्तन हुआ, फिर क्षेत्रीय भाषा उसमें शामिल हुई, फिर नई भाषाई परिवर्तन भी उसमें, मतलब नई भाषाओं का पहचान भी किया गया। तो इस प्रकार से अगर देखें तो हिंदी सहित मतलब आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाएं है ना, वो धीरे धीरे विकसित हो गई, उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक, आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। अब हिंदी के उद्भव में अवहट्ट की चर्चा है ना। अवहट्ट भी एक आपकी कह सकते हैं ना, ये भी एक लैंग्वेज है, या फिर कह सकते हैं कि इसमें इसका भी योगदान रहा। जैसे आपका अपभ्रंश है, प्राकृत है, संस्कृत है, वैसे ही अवहट्ट है। इसको देख लेते हैं। तो अपभ्रंश के उत्तरवर्ती, मतलब अपभ्रंश का जो छोटा भाई है वो क्या है, ये आपका अवहट्ट है। जैसे सबसे बड़ा भाई संस्कृत है, फिर आपका प्राकृत है, फिर उससे मतलब तीसरे नंबर का जो भाई हमने देखा वो क्या था, अपभ्रंश था, और जो चौथे नंबर हमारे सामने निकल के आ रहा है वो अवहट्ट है। इसको भी एक बार देखते हैं। तो हम लोग अगर अवहट्ट की चर्चा करते हैं तो अपभ्रंश के उत्तरवर्ती चरणों के संदर्भ में अवहट्ट का उल्लेख मिलता है ना। जैसे अगर ये आपका अपभ्रंश हुआ तो ये आपका अवहट्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो इसे प्राकृत और अपभ्रंश से आगे विकसित हो रही भाषाई स्वरूप में संक्रमणशील परंपरा के रूप में समझा जाता है। वही कि मतलब उसके बाद का इसका विकास माना जाता है। तो यहाँ भी परिवर्तन जैसे ध्वनि में, शब्द में, रूप में, व्याकरण में हमें देखने को मिल रहा है, वही है। फिर आगे हम लोग चलते हैं तो आगे हमें देखने को मिलेगा कि हिंदी का उद्भव लाइक सीधी रेखा नहीं बल्कि अनेक धाराओं से मिलकर के हुई। मीन्स वही हमने भी जो देखा, संस्कृत, प्राकृत, अवहट्ट, अपभ्रंश। तो ये एक ऐसे नहीं कि हाँ सीधी रेखा से हो गई, इसमें बल्कि बहुतों का योगदान रहा है। तो अगर हम हिंदी के उद्भव को देखें तो केवल संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश नहीं है, बल्कि इसमें और ऐसे बहुत सारे लाइक मतलब भाषाएं हैं जिसका हमें क्या होता है, हमें इसमें उनका योगदान होता हुआ दिखता है। तो आइए इसको देखते हैं कि वास्तव में हिंदी क्षेत्र में
विभिन्न स्थानों पर अलग अलग भाषाई रूप हमें विकसित होते हुए दिख रहे हैं और उस टाइम पे भी दिख रहे थे और आज भी हमें दिख रहे हैं। फिर आगे होता क्या है कि उदाहरण के लिए जैसे ब्रज क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है, अवध क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती है, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली। तो ये मतलब ऐसे अनेक अनेक क्या कह सकते हैं धाराएं हमें देखने को मिलती है। इसमें इन सभी ने हिंदी की व्यापक भाषाई संस्कृत परंपरा को प्रभावित किया है। ना करके जो हिंदी का आधुनिक स्वरूप हमें देखने को मिलता है, यही सब इसमें इन सब का कंट्रीब्यूशन योगदान हमें देखने को मिलता है। अब हिंदी के उद्भव में लोक भाषा की भूमिका क्या है क्या नहीं, आइए एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हिंदी का जो वास्तविक आधार केवल राज दरबार या विद्वानों की भाषा ही नहीं थी, बल्कि भाषा का जो सबसे बड़ा विकास जनजीवन में होता है उसी को कहते हैं लोक भाषा, जो लोगों के मुंह पर आए, जो लोगों की जुबान पर आए। तो इसका जो विकास है वो जनजीवन में हमें होता हुआ दिखता है। जैसे किसान, व्यापारी, कारीगर, साधु, यात्री, परिवार, तो मतलब स्थानीय जो समुदाय होते हैं वो अपनी अपनी बोलियों में संवाद करते हैं, इस भाषाओं का आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इन्हीं लोक प्रचलित रूपों में समय के साथ शब्द बदलते गए, उच्चारण बदलता गया, व्याकरण सरल हुआ और नए शब्द जुड़े, दूसरे क्षेत्रों की भाषाओं से भी संपर्क हुआ। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसको लोक भाषा के रूप में स्वीकृति मिल सकती है। तो लोक भाषाओं ने हिंदी के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनकर के तैयार होता है। फिर उसके बाद अगर देखें तो हिंदी के उद्भव में सामाजिक संपर्क की, हम कहते हैं ना कि जैसे जैसे हम समाज के संपर्क में आते हैं, हमारा क्या होता है, हमारी जो मतलब सीखने की क्षमता, जो हमारे अनुभव होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे जैसे कोई लैंग्वेज समाज के संपर्क में आती है, उसका जो स्वरूप होता है वो और विकसित होता जाता है। तो कोई भी भाषा अकेले विकसित नहीं होती है। जैसे हम और आप अपने आप से, हम लोग इतने बड़े नहीं हो गए, इसमें बहुतों का योगदान है। जैसे हमारे पेरेंट्स का, हमारे सिबलिंग्स का, हमारी फैमिली का, हमारे नेबर्स का, हमारे स्कूल का, हमारे पीयर्स ग्रुप का, तो सबका योगदान रहता है। ठीक उसी तरीके से कोई एक भाषा अकेले विकसित नहीं होती है। जब अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग व्यापार, यात्रा, शासन, धर्म, शिक्षा और सामाजिक संपर्क के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं ना, तो वो भाषाई आदान प्रदान होता है, उससे ही इस भाषा का क्या होता है, वो विकास होता है। तो इससे शब्द उधार लिए जाते हैं, उच्चारण प्रभावित होता है, अभिव्यक्ति के नए तरीके आते हैं और नई मिश्रित भाषाई शैलियाँ भी विकसित होती है। जैसे आज के टाइम पर हम देखते हैं कि हम लोग जब कोई इंग्लिश बोलता है ना, लोग कहते हैं कि हाँ दैट पर्सन इज वेरी एडुकेटेड, चाहे उसको कुछ आता हो या ना आता हो, अगर वो इंग्लिश बोल देगा कि हाँ, तो लोग एक इम्पैक्ट बन जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं। जैसे अभी मैं प्राकृतिक बोल रही थी ना, तो फिर वहाँ पे मैं गलत थी, फिर मैं अगले से सीखी या फिर किसी ने मेरे को बताया कि हाँ ये प्राकृत होती है, या फिर मैंने कहीं सुना, कहीं देखा। तो बिल्कुल हम अपने जो हमारा प्रोनाउंसिएशन, जो हमारा उच्चारण होता है, जो शब्दों को हमारा बोलने का तरीका होता है, उसमें सुधार आता है, नई नई अभिव्यक्ति के तरीके हम सीखते हैं। तो ये जो मिश्रित भाषाई शैलियाँ होती है ना, इससे भी भाषाओं के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है और वो भाषाएं विकसित होती हैं। तो हिंदी के निर्माण और विस्तार में यह भाषाई संपर्क अत्यंत क्या है, एक महत्वपूर्ण इनका रोल रहा है, एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब अगर हम लोग हिंदी के उद्भव की प्रकृति देखें तो इसमें देखते हैं कि ये निम्न विशेषताओं से समझा जा सकता है, जैसे क्रमिक, बहुधारात्मक, सामाजिक और क्षेत्रीय। अगर हम लोग बात करें क्रमिक की, तो हिंदी का निर्माण मतलब धीरे धीरे हुआ, धीरे धीरे डेवलप हुआ, मतलब क्रमशः, स्टेप बाय स्टेप। फिर अगर बहुधारात्मक देखें तो एक से अधिक भाषाओं का जो मतलब धारा थी, उनका योगदान हुआ। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा भी, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, अवहट्टन, इन सब मतलब कई धाराएं आपस में मिल करके, तो ये बहुधारात्मक है। फिर सामाजिक, वही कि जनजीवन और सामाजिक संपर्क ने इसे क्या किया है, प्रभावित भी किया है। और लास्ट अगर क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाई रूप हमें देखने को मिलते हैं। और इसका क्या है, इसकी जो प्रकृति है, मीन्स इसकी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसकी जो विशेषताएं उसकी बात कर रहे हैं, तो ये परिवर्तनशील भी है। इसका क्या मतलब है कि समय के साथ ध्वनि, शब्द और व्याकरण भी क्या होते हैं, वो बदलते हैं और बदल रहे हैं। और अगला है आपका ग्रहणशीलता, मीन्स अन्य भाषाओं के संपर्क से हिंदी का जो शब्द भंडार है वो समृद्ध हुआ। ग्रहणशीलता का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग अब डे बाई डे हम लोग सीखते जाते हैं, जो हमारा शब्दकोश होता है उसमें नए नए शब्द जुड़ते जाते हैं और हम सीखते जाते हैं। ठीक उसी तरीके से मतलब अनेक अनेक भाषाओं का स्वरूप जैसे इसमें मिला, या फिर अनेक अनेक भाषाओं का जैसे योगदान रहा, इसका जो शब्द, हिंदी का जो शब्द भंडार है उसमें हमें समृद्धि या वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये रहा
फिर अगर हम लोग चलते हैं हिंदी भाषा का जो उद्भव है ना, इसको समझने का जो समग्र मॉडल है, एक मॉडल हम लोग देख लेते हैं। ये आपके लिए मतलब कह सकते हैं ना कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इस पे जरूर से देखिएगा। लाइक टीचिंग के दौरान विद्यार्थियों को कॉन्सेप्चुअल मैप दिया जा सकता है कैसे, जैसे आप लोग मतलब बीएड कर रहे हैं ना, यू ऑल वांट टू बिकम अ टीचर, तो आप इसको एक मैपिंग के थ्रू, इवन हम तो आपको ये भी कहते हैं कि जब आप अपनी एग्जाम कॉपी लिख रहे होंगे ना, तो वहाँ पर अगर आप हेडिंग्स को अच्छा से देते हैं और आप जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं या फिर अंडर रूट करते हैं, है ना, सॉरी अंडर रूट नहीं, अंडरलाइन करते हैं और क्या करते हैं और पॉइंट्स को हाईलाइट करके लिखते हैं, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ने के अच्छे चांसेस होते हैं। ऐसा मैंने किया था और मेरे को अच्छा इसका लाइक बेनिफिट मिला था। आप भी ऐसा करिएगा, देन डेफिनेटली यू विल गेट ग्रेट मार्क्स। तो इसमें भारतीय आर्य भाषाओं की परंपरा हमने देखी, प्राचीन भारतीय आर्य परंपरा की भाषा आर्य भाषा की परंपरा हमने देखी, फिर संस्कृत एवं अन्य प्राचीन भाषाई रूप देखा, फिर मध्य भारतीय आर्य भाषा, फिर प्राकृत अपभ्रंश। तो ये हमने गाइस जो ऊपर देखा है ना, उसी को एक लाइक चार्ट के थ्रू में हमने रिप्रेजेंट किया है, ये आपके लिए किया है, आप इसको देख लीजिएगा, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि लाइक एक शिक्षक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है, आइए देखते हैं। जैसे आप लोग बीएड कर रहे हैं ना, तो हम तो बीएड वाले विद्यार्थी हैं, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा, ये गलत होगा। चूंकि वी ऑल वांट टू बिकम अ टीचर, एक जो शिक्षक होता है वो राष्ट्र का निर्माता होता है। एक बच्चे अपने पेरेंट्स से तो नहीं बट अपने टीचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका इम्पैक्ट भी उनके ऊपर पड़ता है। बल्कि इसके बजाय हमें ये समझना चाहिए कि भाषा का जो परिवर्तन है ना, वो सामाजिक प्रक्रिया है। इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस एंड ऑल्सो सोशल लाइक प्रोसेस, एक सामाजिक प्रक्रिया है और ये परिवर्तनशील प्रक्रिया है। तो समय के साथ उच्चारण बदला, शब्द बदले, व्याकरण बदला, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाई रूप भी विकसित हुए और इन सबके दीर्घकालीन परिणाम स्वरूप आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषा का हुआ क्या, वो निर्माण होता हुआ दिखता है। तो हिंदी का उद्भव एक जटिल, क्रमिक और आयामी प्रक्रिया है। ये चीज़ सबसे बेहतर है, आप इस डेफिनेशन को जरूर से अपनी कॉपी में लिखिएगा, आप देखिएगा आपके मार्क्स अच्छे बढ़ेंगे। तो मैं तो बोलूँगी कि आप इसको हाईलाइट करके लिखिएगा, ये एकदम स्पष्ट करता है कि हाँ, इसका उद्भव कहाँ से होता है और कैसे होता है। अब हम लोग देखें तो हिंदी भाषा और हिंदी के उद्भव का अगर संबंध की बात करें, तो इन दोनों ही टॉपिक्स को अगर इस प्रकार से जोड़ा जाए तो हिंदी क्या है, एक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। इसका वर्तमान जो मानक रूप है वो किस पर आधारित है, वो खड़ी बोली पर आधारित है और इसकी जो प्रमुख लिपि है ये देवनागरी। कल की क्लास में हमने देखा था, हिंदी आपकी भाषा है और ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। जब हम अपनी विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जब हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं किसी के भी साथ, तो वो हमारी भाषा होती है, बट जब उसका हम लिखित स्वरूप प्रस्तुत करते हैं वो लिपि कहलाती है। तो हिंदी एक भाषा है और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो बट कल की वीडियो देखिएगा, यू गाइज विल एंजॉय, हमने अच्छे से उसको डिस्कस करा है, तो जरूर से आपको समझ में आएगा। तो इसकी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, वो भारतीय आर्य भाषाओं की दीर्घ परंपरा है। तो ये आपके लिए क्या होगा, ये भी बहुत अच्छा सा लाइक हमने मतलब अच्छे से करके आपको दिया है, बस आपके सामने परोसा है। अब आप इसको किस वे में लेंगे, इट्स टोटली अप टू यू। आई वुड रिकमेंड कि हाँ, आप इसी तरीके से अपने एग्जाम को आप भी लिखिएगा, अच्छे मार्क्स आप गेन करेंगे। और अगर हम लोग इसके उद्भव में कौन सी अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं इसको भी देखें, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, संक्रमणकालीन रूप, ये सबका हमने समरी आपको दिया है, ठीक। फिर नवीन भारतीय आर्य भाषाओं का निर्माण इस तरीके से हमने देखा। तो क्या हिंदी सीधे संस्कृत से बनी है ऐसा कहना उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये संस्कृत महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है, लेकिन हिंदी का जो उद्भव है ना, वो बहुधरात्मक भाषाई प्रक्रिया का परिणाम है। हम यहाँ पर कहते हैं ना कि किसी एक दिन में, किसी एक वर्ष में, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि यहाँ मल्टीपल जो लैंग्वेजेस हैं उनके मिलने से और कई वर्ष लगे, कई ऐसी भाषाएं, कई अवस्थाओं में हिंदी का उद्भव होता हुआ हमने देखा और ऐसा माना जाता है। तो फाइनली वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस टॉपिक में, हम लोग डिस्कस की अगर बात करें, इसको समराइज करें, तो हिंदी एक समृद्ध, जीवंत मतलब जीवित हो, मतलब जो जीवित है, जीवंत का यह मतलब होता है। समृद्ध मतलब विकसित, जिसका वृद्धि हो चुकी है, परिवर्तनशील और ग्रहणशील आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। इसको हम लोग आर्य भाषा भी कहते हैं। तो इसका जो वर्तमान है ना, इसका मानक जो रूप है वो मुख्यतः खड़ी बोली पर आधारित है, जैसा कि हमने ऊपर देखा। जो इसका एक स्टैंडर्ड, जैसे इफ़ वी वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर, तो हमें नेट क्लियर करना होगा। तो नेट की जो क्राइटेरिया होती है कि
यू मस्ट हैव 55% इन योर ग्रेजुएशन। तो आपका नहीं, सॉरी सॉरी, नॉट ग्रेजुएशन, ये तो बीएड के लिए, इन योर मास्टर पीजी, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके 55% होने चाहिए। तो वो एक स्टैंडर्ड सेट होता है। एक जैसे अगर हम लोग साइकोलॉजी में टेस्ट की बात करते हैं, है ना, तो उसमें स्टैंडर्ड क्या होता है, एक अच्छे टेस्ट को कब रिलायबल या वैलिड माना जाता है, उसमें रिलायबिलिटी हो, उसमें वैलिडिटी हो, उसको हम जनरलाइज कर सके। तो ये सारे जो स्टैंडर्ड है, जो ये सारे मानक हैं, वो फिलफिल होने चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से जो इसका वर्तमान मानक स्वरूप है ना, वो क्या है, वो खड़ी बोली पर आधारित है। और इसका जो लेखन है, मतलब इसका जो लिखित प्रस्तुतिकरण है, वो देवनागरी लिपि में किया जाता है। और हिंदी का उद्भव किसी एक घटना या किसी एक व्यक्ति के प्रयास का परिणाम तो नहीं है, नो डाउट। इवन मैं आपके सामने गाइस जो बोल रही हूँ, ये मेरा बस अपना ही नॉलेज नहीं है, हमारे टीचर्स का है, हम जिससे भी सीखते हैं उन सबका योगदान है। मैं आपके सामने जो कुछ भी बोल पा रही हूँ, तो वही कि ये मेरा अपना खुद का नॉलेज या अपनी खुद की लर्निंग या अपना खुद का सीखना नहीं है, इसमें बहुतों का योगदान है, हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का, हमारे कलीग्स का, हमारे लोगों का, मतलब सबका है। तो इसके पीछे भारतीय आर्य भाषाओं की अत्यंत लंबी ऐतिहासिक परंपरा है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं से मध्य भारतीय आर्य भाषाओं का क्या होता है, विकास होता हुआ हमने देखा, हमने ऊपर स्लाइड में देखा। तो प्राकृत और उसके बाद के अपभ्रंश रूपों में निरंतर भाषाई परिवर्तन हुए और विभिन्न क्षेत्रों में लोक भाषाई और क्षेत्रीय रूप विकसित हुए और दीर्घकालीन सामाजिक सांस्कृतिक संपर्कों, मतलब ये क्या हुआ, धीरे धीरे हर स्टेज पर इसका विकास हुआ और दीर्घकालीन मतलब लंबे समय से सामाजिक सांस्कृतिक संपर्कों के परिणाम स्वरूप, मतलब जैसे जैसे लोगों से मिले, हमारी अपनी संस्कृतियां मिली, हमारे अपने समाज में हम एक दूसरे के साथ मिले, तो उसके परिणाम स्वरूप होता गया कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का स्वरूप हमारे सामने आता है। तो रहा गाइस ये आज का टॉपिक, ये आज का विषय रहा। और कहीं पे भी कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप जरूर से पूछिएगा। हाँ, इसका हाँ 2 लाइन और है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसलिए जो हिंदी के उद्भव को क्या कह सकते हैं हम, ये एक भाषा से दूसरी भाषा में अचानक परिवर्तन का रूप नहीं है, बल्कि यह सदियों तक चलने वाले भाषाई परिवर्तन और सामाजिक संपर्क की क्या एक प्रक्रिया है। और आज तक ही नहीं, बल्कि आगे भी ये विकसित होती रहेगी, जैसे जैसे काल, परंपरा और समय में परिवर्तन आएगा, वैसे वैसे भाषाओं में भी परिवर्तन होता हुआ हमें दिखेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।